आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं आज की वो मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। तो आपको शॉर्ट में आज की 4 बड़ी खबरें बता देते हैं और फिर हम आपको इसे डिटेल में भी समझाएंगे। पहली खबर हमारी होने वाली है, समझेंगे हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बवाल क्यों, क्योंकि गिरिराज सिंह की यात्रा आज समाप्त हो गई। दूसरी खबर होगी जन्मदिन पर अमित शाह का सियासी सफर, आपको बताएंगे क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह 60 साल के हो गए। बिहार में परिवारवाद पर सियासी बवाल क्यों मचा हुआ है, ये आपको बताएंगे क्योंकि बिहार में होने वाले उपचुनाव में इस बार परिवारवाद का मुद्दा उठाया जा रहा है। और झारखंड में सीट और गठबंधन पर बवाल क्यों मचा हुआ है, ये आपको बताएंगे क्योंकि झारखंड में भी सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है। और आइए सबसे पहले बात करते हैं गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा की। भागलपुर से शुरू हुई केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा आज किशनगंज में समाप्त हो गई। 5 जिलों से होकर गुजरने वाली यात्रा कई वजह से सुर्खियों में रही। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखें, फिर खबर तो समझिए। 18 अक्टूबर को भागलपुर से शुरू हुई गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा मंगलवार को किशनगंज पहुंची, जहां मंदिर में पूजा करने के बाद यात्रा का समापन हो गया। 5 दिनों की इस यात्रा को हिंदुओं को संगठित करने की यात्रा का नाम दिया गया था। हिंदू जगाने आया हूँ, हिंदू जगाने। ये यात्रा 18 अक्टूबर को भागलपुर से शुरू हुई, जो कटिहार, पूर्णिया, अररिया होते हुए किशनगंज तक पहुंची। किशनगंज में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे, जहां कार्यकर्ताओं ने उन्हें त्रिशूल देकर स्वागत किया। इस दौरान शेर आया के नारे भी लगे। शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया। शेर आया, शेर आया। गिरिराज सिंह ने कहा कि एक बार धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हो चुका है, अब बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिहार में नहीं घुसने देंगे। 1947 में देश का बंटवारा हुआ। भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब ने कहा टोटल पॉपुलेशन का ट्रांसफर हो गया होता तो आज बांग्लादेशी घुसपैठी भी नहीं आते। हिंदू स्वाभिमान यात्रा कई वजह से सुर्खियों में रही। हालांकि अररिया में यात्रा के दौरान बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के बयान पर भी विवाद हो गया। हमको हिंदू करने में क्या करना है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। केंद्रीय मंत्री की ये यात्रा पूरी तरह से निजी यात्रा बताई गई थी, जिसको लोगों का भरपूर समर्थन मिला। गिरिराज सिंह ने कहा था कि वो लंबे वक्त से इस यात्रा को करना चाह रहे थे, लेकिन अब जाकर उनकी ये इच्छा पूरी हो गई है। किशनगंज से कुमार प्रवीण और अररिया से सतीश कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आइए सबसे पहले आपको ये समझाते हैं गिरिराज सिंह की यात्रा क्यों हुई। 18 से 22 अक्टूबर तक गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा चली, मतलब 18 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई थी, 22 अक्टूबर यानी आज ये समाप्त हो गया। भागलपुर से लेकर किशनगंज तक पहले चरण की यात्रा निकाली गई। पहले चरण में गिरिराज सिंह ने सीमांचल के इलाकों पर ज्यादा जोर दिया। यात्रा वाले इलाके में मुस्लिम आबादी बहुत अधिक है और बांग्लादेशी घुसपैठियों के चलते डेमोग्राफी बदलने का आरोप गिरिराज सिंह लगाते रहे हैं। गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध भी किया और हिंदुओं को यह भी कहा कि जागरूक नहीं किया तो बांग्लादेश की तरह हिंदू कटेंगे। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि यात्रा का अंत नहीं बल्कि यात्रा का पहला चरण है, यानी कि आने वाले दिनों में हो सकता है गिरिराज सिंह आगे इस यात्रा को बढ़ाने वाले हैं, दूसरा चरण भी शुरू कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक हिंदू संगठित नहीं
तब तक यात्रा करूंगा। मतलब ये कि गिरिराज सिंह का मकसद है हिंदू को संगठित करना। गिरिराज सिंह बता रहे हैं कि संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू ही इस यात्रा का मूल मकसद है। अब गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा क्यों कर रहे हैं, आप इसे भी समझिए। दरअसल गिरिराज सिंह शुरू से ही हिंदू हितों की बात करते रहे हैं और शुरुआत से ही हिंदू हितों को सुरक्षित रखने पर गिरिराज सिंह बल देते रहे हैं। गिरिराज सिंह मुस्लिम सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी रहे हैं। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है और गिरिराज सिंह की यात्रा से बीजेपी कार्यकर्ताओं को संगठित करने का एक मौका मिलेगा। गिरिराज सिंह की यात्रा से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण भी होगा और हिंदू स्वाभिमान यात्रा में बड़ी संख्या में गिरिराज सिंह लोगों से भी मिले, उन लोगों तक मैसेज भी पहुंचाया। गिरिराज सिंह का पहचान बड़ा करने का भी एक मकसद इस यात्रा के जरिए रहा है और हिंदुओं को संगठित और सशक्त बनाकर साथ लाना चाहते हैं गिरिराज सिंह और इसी मकसद से उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की थी। 2025 में चुनाव में गिरिराज सिंह की यात्रा का लाभ लेने की कोशिश भी कर सकते हैं, यानी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस यात्रा से बीजेपी को फायदा भी मिल सकता है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज 60वां जन्मदिन है। देश में कई अहम बदलाव लाने वाले और बीजेपी को लगातार सशक्त करने वाले इस लोकप्रिय नेता को पीएम मोदी, सीएम योगी और सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत सभी दिग्गज नेताओं ने जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजी। पीएम मोदी ने अमित शाह को मेहनती नेता और असाधारण प्रशासक बताया। गुजरात की क्षेत्रीय राजनीति से शुरुआत कर दिल्ली में प्रशासनिक जौहर दिखाने तक अमित शाह की सफलता के संघर्ष की सत्य कथा का एक हिस्सा आज हम आपको दिखाते हैं और फिर उनके सियासी सफर को समझाते हैं। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। भारतीय राजनीति के कौटिल्य कहे जाने वाले अमित शाह का आज 60वां जन्मदिन है। गृह मंत्री के तौर पर देश में कई अहम बदलावों और विकसित भारत की नींव रखने में अहम योगदान निभाने वाले अमित शाह को पीएम मोदी और सीएम योगी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने अपने अपने अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अमित शाह को बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु की शुभकामनाओं के साथ संदेश भेजे हैं। पीएम मोदी ने लिखा, मेहनती नेता, शानदार प्रशासक, विकसित भारत के विजन पर बढ़ रहे अमित शाह जी को शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, मेहनत और कर्मठता के प्रतीक अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। 30 मई 2019 की शाम देश में एक नई सियासी शुरुआत हो रही थी। इसी दिन अमित शाह ने भारत के गृह मंत्री के तौर पर शपथ ली थी। अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और भारतीय सियासत के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था में भी एक बड़े और अहम बदलाव की बयार की शुरुआत हो रही थी। अमित शाह ने गृह मंत्री के तौर पर कार्यकाल में नए भारत की नींव रखने वाले कई अहम फैसले लिए। वो फैसले जिन्होंने कई विवादों को खत्म किया तो कई सौगातों को जन्म भी दिया और दुनिया ने भी भारत का सिक्का माना और हिंद की असली ताकत को पहचाना। अमित शाह के बड़े फैसले, धारा 370 हटाई, CAA में संशोधन, UCC पर अहम फैसला, भारत न्याय संहिता लाए, नशे के जाल पर स्ट्राइक, आंतरिक सुरक्षा पर जोर। अमित शाह की प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो ट्यूनिंग देखने को मिलती है वैसी मिसाल राजनीति में कम ही दिखती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मजबूती का एक कारण ये भी है कि उनके राजनीतिक कवच बनकर अमित शाह हमेशा खड़े रहते हैं। पीएम मोदी ने अमित शाह को कठिन से कठिन काम दिए, लेकिन उन्होंने जिस तरह सफल रणनीति बनाकर हर काम को अंजाम तक पहुंचाया, उसके चलते मोदी भी उनके मुरीद हैं। अमित शाह के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने उन्हें विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अथक परिश्रम करने वाला असाधारण प्रशासक बताया। इस चुनाव के मैन ऑफ द मैच अमित भाई शाह है। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में रह रहे एक गुजराती परिवार में कुसुमबेन और अनिल चंद्र शाह के घर हुआ था। अमित शाह जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में इतिहास रचते हुए
300 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की थी। अमित शाह के जन्मदिन के मौके पर दिग्गज नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं। 60 साल के इस नेता की ऊर्जा और उत्साह से साफ है कि नए भारत की नींव रखने के बाद विकसित भारत तक के सफर के लिए जो प्रयास जरूरी हैं, वो उनकी अगुवाई में लगातार किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन पर उनके सियासी सफर को समझते हैं। 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में अमित शाह का जन्म हुआ था। 1977 के लोकसभा चुनाव के वक्त अमित शाह महज 13 साल के थे। 13 साल की छोटी सी उम्र में चुनाव कैंपेन में शामिल हो गए थे। 1977 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन पटेल चुनाव लड़ रही थी और अमित शाह ने मणिबेन पटेल के लिए गली गली पोस्टर चिपकाया था। 14 साल की उम्र में एबीवीपी और फिर 16 साल की उम्र में आरएसएस से अमित शाह जुड़ गए। 1987 में 23 साल की उम्र में बीजेपी युवा मोर्चा में शामिल हो गए थे। 1991 से 2009 तक गांधीनगर सीट पर चुनावी मैनेजमेंट को भी अमित शाह ने संभाला था। अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के लिए प्रचार का जिम्मा भी अमित शाह ने संभाला था। 1997 में 31 साल की उम्र में पहली बार अमित शाह सरखेज की सीट से विधायक बने थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं 2002 में गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार में पहली बार अमित शाह मंत्री बने और 2013 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था और 2013 में ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया। तब अमित शाह को सबसे बड़े राज्य यूपी का प्रभारी बनाया गया था। 2014 में यूपी में 42% वोट लेकर बीजेपी 80 में से 73 सीट अमित शाह के नेतृत्व में जीतने में सफल रही थी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और कुछ ही दिन में अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। 2019 में अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी पहले से ज्यादा मजबूत हो गई और ज्यादा सीटें जीती। 2019 में गांधीनगर सीट से अमित शाह 5,57,000 वोट से जीतकर सांसद बने थे। 2019 में नरेंद्र मोदी भारी बहुमत के साथ दोबारा प्रधानमंत्री बने। नई सरकार में अमित शाह को देश का गृह मंत्री बनाया गया। अब आपको समझाते हैं कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की ताकत क्या है। अमित शाह राजनीति के कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं। अमित शाह चुनावी प्रबंधन के माहिर खिलाड़ी कहे जाते हैं। अमित शाह का एक अद्भुत संगठनकर्ता भी वो हैं और अमित शाह बीजेपी के नीति नियंता और चुनावी अभियंता कहे जाते हैं। गृह मंत्री रहते राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को अमित शाह ने अभेद बनाया। धारा 370 को लेकर इसका जिक्र बार बार होता है। आज अमित शाह का जन्मदिन है, तो ऐसे में पीएम मोदी के साथ साथ कई लोगों ने अमित शाह को बधाई दी और हम पीएम मोदी के साथ अमित शाह की दोस्ती कैसी है इसके बारे में आपको बताते हैं। मोदी और शाह की जोड़ी की जुगलबंदी को भी आप समझिए। दरअसल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी काफी जबरदस्त है। दोनों ने दिन रात मेहनत कर गुजरात में बीजेपी को काफी मजबूत किया। कहा जाता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी साथ साथ पोस्टर चिपकाते थे। मोदी शाह की इसी जोड़ी ने गुजरात से कांग्रेस को उखाड़ फेंका और कहते हैं कि अमित शाह जब स्कूटर पर चलते थे तब पीएम मोदी उनके पीछे बैठते थे। दोनों साथ में पोस्टर चिपकाने के लिए जाया करते थे और दोनों दोस्त अक्सर एक ही दुकान पर चाय पीने और जलेबी खाने के लिए जाते थे। यही पहली बार अमित शाह ने मोदी को कहा कि आप एक दिन जरूर प्रधानमंत्री बनेंगे और हैरानी की बात है कि तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे जब अमित शाह ने ये बातें उन्हें कही थी। आखिरकार आगे चलकर अमित शाह की भविष्यवाणी सच हो गई और मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बन गए। आज खुद अमित शाह भी पीएम मोदी के बाद सरकार में सबसे शक्तिशाली मंत्री हैं और आज की अगर हम बात करें तो पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी की बात हर कोई करता है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। बिहार में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी बात की चर्चा हो रही है तो वो है परिवारवाद। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी बहू को टिकट देने के बाद लग रहे आरोपों पर जवाब भी दिया है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए।
इमामगंज से केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद विपक्ष परिवारवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री पर हमलावर हो गया। परिवारवाद को लेकर शुरू हुए आरोप प्रत्यारोप के बीच जितन राम मांझी ने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके लिखा, मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले दीपा जिला परिषद की सदस्य निर्वाचित हो चुकी थी और संतोष कुमार सुमन के एमएलसी या मंत्री बनने से पहले दीपा कुमारी पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय थी। जब भी विपक्ष ने किसी महिला को आगे करके हमारे एनडीए गठबंधन के नेताओं को घेरने की कोशिश की, दीपा ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। ऐसी है समाज में अलख जगाने वाली दीपा। अब इसके बावजूद भी यदि कोई दीपा का नाम लेकर मेरे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं तो वो उनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। जितन राम मांझी ने कहा कि दूसरों पर आरोप लगाने से पहले आरजेडी को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। उनको लालू जी का याद नहीं आता है क्या? उनको मुलायम सिंह यादव का याद आती है कि नहीं? उनको जगता बाबू की बात याद आती नहीं कि जो उनके बेटा एक सांसद हैं और एक और विधानसभा में लड़ रहे हैं, टिकट मिला उनको। तो सिर्फ अगर वो कहते हैं तो अपने भी तो देखना चाहिए, उतना तो हमारा नहीं है। परिवारवाद के आरोप के बीच प्रशांत किशोर ने चारों सीटों पर सोशल इंजीनियरिंग के तहत उम्मीदवारों का ऐलान किया है। तरारी से सवर्ण समाज के एसके सिंह को उम्मीदवार बनाया। रामगढ़ से ओबीसी समाज के सुशील कुशवाहा को मैदान में उतारा। बेलागंज से मुस्लिम उम्मीदवार प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को टिकट दिया। इमामगंज से दलित समाज के डॉक्टर जितेंद्र पासवान को टिकट दिया। 4 सीटों पर टिकट बंटवारे में सभी दलों ने परिवारवाद का पूरा ख्याल रखा है, लेकिन परिवारवाद का आरोप सभी एक दूसरे पर लगा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता किस पर भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब समझते हैं कि केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को टिकट क्यों दिया। परिवारवाद के आरोप पर जितन राम मांझी ने जवाब दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जितन राम मांझी ने अपनी ओर से सफाई दी। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा कि बहू दीपा पर परिवारवाद का आरोप आप नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दीपा हमारे समाज की पहली लड़की है जो सामाजिक ताना बाना के इतर हमारे गरीब बच्चों के बीच शिक्षा की अलख दीपा ने जगाई है। दीपा जिला परिषद की सदस्य निर्वाचित हो चुकी थी, तब तक मैं बिहार का मुख्यमंत्री भी नहीं बना था। संतोष सुमन के पहले से ही, यानी जो अपने बेटे का वो जिक्र करते हुए कहते हैं कि संतोष सुमन के पहले से ही दीपा राजनीति में सक्रिय थी, तब तक संतोष सुमन एमएलसी या फिर मंत्री भी नहीं बने थे। दीपा ने बार बार विपक्षियों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है और दीपा समाज में अलख जगाने वाली दीप है। दीपा पर परिवारवाद का आरोप विकृत मानसिकता को दर्शाता है। अब आप समझिए परिवारवाद का मुद्दा आखिर क्यों उठाया जा रहा है। तो बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में किसी ने अपनी बहू तो किसी ने बेटे को टिकट दिया है। बड़े नेताओं के परिवार के सदस्यों को ही इस बार टिकट मिला है। 3 सीट ऐसी है जहां के सांसद के परिवार में टिकट दिया गया है। इमामगंज से जितन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बेलागंज की बात करें तो सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ सिंह यादव हैं, जिन्हें मैदान में उतारा गया है। रामगढ़ सीट से सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तरारी से सुनील कुमार पांडे के बेटे विशाल प्रशांत चुनाव लड़ रहे हैं। सुनील कुमार पांडे पहले तरारी से ही विधायक रह चुके हैं। विरोधी नेता कार्यकर्ताओं का हक मारने का आरोप भी लगा रहे हैं। अब इमामगंज सीट पर मांझी के दांव को आप समझिए। जितन राम मांझी की सीट रही है इमामगंज। एक बार फिर से ये सीट हम के खाते में गई है। जितन राम मांझी ये सीट अपने परिवार में ही रखना चाहते होंगे और यही वजह है कि इमामगंज से बहू दीपा मांझी को चुनाव लड़ाने की तैयारी उन्होंने करी है। अब ये समझिए कि बिहार में किन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो ये सीटें हैं तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज। और अब आपको ये बताते हैं कि इन 4 सीटों पर उपचुनाव आखिर क्यों हो रहा है। दरअसल 4 विधायक लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बन गए, जिसकी वजह से ये 4 सीटें खाली हो गई और अब इन सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव कराया जा रहा है। एक एक करके अब आपको ये भी बता देते हैं कि कौन कौन कहां का विधायक था, आप वो भी जान लीजिए। तरारी से सुदामा प्रसाद सीपीआई एमएल के विधायक थे। सुधाकर सिंह रामगढ़ से आरजेडी के विधायक थे।
सुरेंद्र यादव बेलागंज से आरजेडी के विधायक थे और जितन राम मांझी इमामगंज से विधायक थे। अब ये सभी जीत चुके हैं, सांसद बन गए हैं, तो सीट खाली हो गई। सुदामा प्रसाद अब आरा से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बन चुके हैं। वहीं सुधाकर सिंह बक्सर से आरजेडी के सांसद चुने गए हैं। झारखंड में भी आपको बता दें कि और जितन राम मांझी जो है वो गया से लोकसभा का चुनाव जीते और फिर वहां से वो सांसद बन गए, केंद्र में मंत्री भी बन चुके हैं। और इसी के साथ इन 4 सीटों पर अब उपचुनाव हो रहा है क्योंकि ये सीटें खाली हो गई हैं। लेकिन अब इस उपचुनाव को लेकर भी काफी बवाल मचा हुआ है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे बताया जा रहा है कि झारखंड में आरजेडी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आरजेडी ने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। चतरा से रश्मि प्रकाश को उम्मीदवार बनाया है। कोडरमा से सुभाष यादव उम्मीदवार बनाए गए हैं। देवघर से सुरेश पासवान आरजेडी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। गोड्डा से संजय प्रसाद यादव को आरजेडी ने टिकट दिया है। वहीं विश्रामपुर से नरेश प्रसाद सिंह को आरजेडी ने टिकट दिया है। हुसैनाबाद की बात करें, हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह यादव उम्मीदवार बनाए गए हैं और मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू है रश्मि प्रकाश, जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है आरजेडी की तरफ से। और फिलहाल बिहार के जेल में बंद हैं सुभाष यादव, ईडी के एक मामले में जेल में बंद हैं और इन्हें टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए सीट बंटवारे को लेकर पेच पहले फंसा था, लेकिन अब वो पेच सुलझ गया है। 6 सीट आरजेडी के खाते में और आरजेडी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।